इधर देखो आप, सिंपल मैथ्स है। जब मोल फ्रैक्शन ए को देखना पहले, जब ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो पी ए की वैल्यू क्या है? इसको देखो, सिर्फ ए को। जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो पी ए की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी यहीं पे हो आप अभी। फिर ए की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू? 1। तो जब यहां एक्स ए की वैल्यू 1 होगी तो पी ए क्या होगा? पी नोट ए। पी नोट ए मतलब 0 या कुछ ना कुछ वैल्यू है? कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट पर आकर वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू है। पहले 2 पॉइंट बताओ, क्लियर है? मिनिमम और मैक्सिमम देख लिया। जब एक्स ए की वैल्यू 0 है तब वेपर प्रेशर ए का कितना है? 0 है। 0 एक्स ए जब 0 है तो पी ए भी क्या है? तो वेपर प्रेशर 0 हो गया। और जब एक्स ए 0 से बढ़कर कितना हो गया? 1 हो गया। यहां पर 1 रखोगे तो पी ए क्या हो गया? पी नोट है, यानी कुछ ना कुछ हो गया। फिर इसको और इसको मिला दो। आया समझ में? ये ग्राफ किसका हो गया बताओ? सिर्फ इतना ग्राफ इसका हो गया। इस पे लिख दूं पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स। आया? इसको नोट करो, मुझे बताओ बी का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे ही बताओ। जब एक्स भी 0 रखोगे, क्योंकि यहां पर मिनिमम वैल्यू है बी की, जब एक्स भी 0 रखोगे तो पी भी क्या होगा? 0, मतलब यहीं कहीं पाओगे। बोलो भाई। और जब एक्स भी 0 से बढ़कर कितना हो गया? 1, तो पी भी क्या हो गया? यानी इस लाइन पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। समझ में आ गया? तो इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ये ग्राफ किसका हो गया? पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। एक चीज और नोटिस कर रहे हो, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट मैंने सेम लाइन में नहीं दिखाए। क्या साबित करना चाह रहा हूं इससे? कि भाई अपना ए का अलग वेपर प्रेशर है और बी का अलग है, अलग अलग है ये, इसलिए सेम लाइन में नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, राउल्ट्स लॉ में अगर आपको याद हो, मैंने आपको पी टोटल भी बताया था। वो कैसे आता है? पी ए प्लस पी बी। ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ना आपकी, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है और ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसको मिला दो। तो बताओ ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पी टोटल। और पी टोटल किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ है कंप्लीट राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ किसके बारे में? जैसे हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड है, राउल्ट्स लॉ किसके बारे में? नहीं नहीं, जैसे हेनरी लॉ गैस को लिक्विड में घुलाने की बात करता है, राउल्ट्स लॉ सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है। तो मैं चाहता हूं, ये हो गया। मैं चाहता हूं तुम ऐसे नोट करो, समरी बनाओ एक। वहां लिखो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की मैं चाहता हूं डेफिनेशन आप 2 मैनर में पढ़ लो। हालांकि जो तुमने पढ़ा है वही है, बस मैं इस बार सेक्शन डिवाइड करके तुम्हें समझा रहा हूं। राउल्ट्स लॉ 2 तरह से क्यों बताया जाता है? क्योंकि एक केस है जिसमें, चलो मैं अभी बता देता हूं, वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। एक केस है जब सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सोलवेंट भी वोलेटाइल है। और अगर किसी को याद है तो मैं सिंबल से बताता हूं, जब पी नोट बी भी है और पी नोट ए भी है, मतलब जब ए का भी वेपर प्रेशर है और बी का भी है,
तभी तो बोलते हैं दोनों के दोनों क्या हैं, वोलेटाइल। और एक केस क्या है बताओ, याद करो, एक केस और क्या था, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, उसमें भी है, सोल्यूट इस बार नॉन वोलेटाइल है, तो केस बी जो हो जाएगा व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added to volatile solvent। ये दो केस हैं। चलो सिंबल्स बताओ क्या क्या है। यहां रोल्स लो बताओ, रोल्स लो तो आपको पता है यही है, यही है ना, बताओ यहां क्या सिंबल्स हैं। सर यहां पी ए प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स से, तो फॉर्मूला बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स से। और अगर सॉल्यूट भी वोलेटाइल है तो पी बी भी होगा प्रोपोर्शनल किसके, एक्स बी के, वो हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी। और पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो अगर मैं अब ये लाइन लिख दूं, हालांकि मैं लिखवा चुका हूं, तो तुम्हें क्लियर है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट, the vapor pressure of any component is directly proportional to its mole fraction in air या in solution, in solution। आ गया, यही है ना राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन। इधर बताओ अब, इसमें से क्या नहीं रहेगा यहां, सर वहां सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो बी नहीं रहेगा, तो बताओ वहां क्या लिखूं, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स से। और पी बी क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो पी भी जीरो हो जाएगा। तो पी टोटल क्या हो जाएगा बताओ, पी ए हो जाएगा ना, सिर्फ पी ए ओनली, नहीं तो पी टोटल तो पी ए प्लस पी बी होता है ना, तो वहां पी बी क्यों नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। तो अगर मैं यहां पे ये लाइन लिख दूं तो क्लियर है तुम्हें, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is due to vapor pressure of solvent only। यहां पर टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की वजह से होता था, यहां पर लिख रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन यानी पी टोटल इज ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट ओनली। मैं ये नहीं कह रहा, आप अक्षर याद करो एज इट इज, ये लिखा हुआ समझ में आना चाहिए कि यहां पर ऐसे क्यों लिख रखा है, समझ गए ना। ये चीज क्लियर हुई, यहां दोनों कंपोनेंट की बात हुई है और यहां सिर्फ सोलवेंट सोलवेंट की बात हुई है। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ को ऐसे याद कर लोगे तो अच्छा है, इससे ना आपको ये भी याद रहेगा कि राउल्ट्स लॉ में दो केस हैं, वोलेटाइल इन वोलेटाइल, दूसरा केस नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल। ठीक है, तो अगर पेपर में आया व्हाट इज राउल्ट्स लॉ,
तो आप ये वाला भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो। और अगर ऐसे एक्सप्लेन राउल्स लॉ 4 ऐसे करके, फिर इसके लिए तो यही लिखना है और इसके लिए तो यही लिखना है। क्लियर है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाओ, राउल्स लॉ खत्म नहीं हुआ है जब तक न्यूमेरिकल नहीं करवा देता, अभी थियरी चलेगी थोड़ी। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हेडिंग बनाओ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कौन सा लॉ पढ़ रहे हो तुम? रोल्स लॉ। और बीच में अचानक से ये आ गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो समझ लो, जो सॉल्यूशंस रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, जो सॉल्यूशंस रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, चाहे सॉल्यूशन की कोई भी कंसंट्रेशन हो, कभी भी वो कौन सी सॉल्यूशन है? आइडियल। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रोल्स लॉ कभी फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? चाहे कुछ भी हो जाए ये फॉलो करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए ये फॉलो नहीं करेंगे। इस तरह से है ये। और ये करवाने से पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। किसी ने कहा कि भाई यहां तो रोल्स लॉ ओबे हो रहा है, मतलब मैं कुछ ऐसा ही लिखवाऊंगा ना, इसमें क्या लिखवाऊंगा? रोल्स लॉ ओबे हो रहा है, और इसमें क्या लिखवाऊंगा? तो ओबे होने का मतलब क्या है? तो बच्चा ये कह देगा सर देखो क्या है, रोल्स लॉ ओबे होने का मतलब ये है कि फॉर्मूले लगेंगे, और नहीं ओबे होने का मतलब है नहीं लगेंगे। लेकिन आप इसको इस अप्रोच से करो, देखो जो रोल्स लॉ है वो काम किसके आता है, पहले ये समझ लेते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि फॉलो करने का मतलब क्या है और फॉलो करने का मतलब क्या नहीं है। ठीक है, देखो एक बार, रोल्स लॉ इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेट करने के, क्या? वेपर प्रेशर। किसका? पूरे का। पूरे का मतलब सॉल्यूशन का। आपने नोटिस नहीं किया? ये देखो, पी टोटल बराबर है किसके? पी ए प्लस, अरे पी ए पी बी, देखो रोल्स लॉ से तो निकला था तुमने, अरे पी ए इसके बराबर है, पी बी इसके बराबर है, यही तो रोल्स लॉ है। इसको जोड़ करके आ गया, तो अल्टीमेटली रोल्स लॉ से क्या कैलकुलेट होता है? टोटल। व्हाट इज पी टोटल? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा, ये प्रैक्टिकल मेथड है कि थियोरेटिकल मेथड है? फॉर्मूले से कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल मेथड है कि थियोरेटिकल मेथड? थियोरेटिकल मेथड है, ये भी लिख लेना। पहले ये लाइन अपना रख लो अपने पास, इसके बिना कॉन्सेप्ट अधूरा लगेगा। रोल्स लॉ का इस्तेमाल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए किया जाएगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से अगर आप निकाल रहे हो तो वो एक थियोरेटिकल मेथड है। अभी मैं जो 2-3 चीजें बताऊंगा, अगर आप कर लोगे तब कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, और अगर नहीं हुआ तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा बस एक। मुझे बताओ, रोल्स लॉ से पहले क्या आप वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते थे? जब रोल्स लॉ इस दुनिया में नहीं था तो क्या सॉल्यूशन का या किसी भी चीज का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते थे? ये है ना रोल्स लॉ। इसमें पी नोट ए क्या है? प्योर का वेपर प्रेशर। ये तो निकाला होगा ना, इसको निकाल के यहां रखेगा तभी तो रोल्स लॉ आएगा। यही तो है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या रोल्स लॉ से पहले वेपर प्रेशर नहीं निकलता था? निकलता था, लेकिन प्रैक्टिकल मेथड था, और प्रैक्टिकल मेथड में टाइम लगता है। रोल्स लॉ ने हमें कौन सा मेथड दे दिया? थियोरेटिकल मेथड।
पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन, सही कौन सा है? मान लो थियोरेटिकल मेथड कुछ और वैल्यू दे रहा हो, प्रैक्टिकल कुछ और दे रहा हो, तो तुम किसकी मानोगे? थियोरेटिकल की, प्रैक्टिकल की? प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल चीजों में तो सारी चीजें मानकर कैलकुलेट किया जाएगा, और थियोरेटिकल मेथड में सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि सही मेथड कौन सा होता है, थियोरेटिकल, अगर आपकी बात मान लूं, तो फिर ये हेडिंग है ही क्यों? फिर तो सारे सॉल्यूशंस रोड्स लॉ फॉलो ही करेंगे। मेरी बात समझ में आई? तो रोड्स लॉ किस काम आता है, पहले यहां से समझते हैं। रोड्स लॉ किस काम आता है? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के काम आता है, और ये एक थियोरेटिकल मेथड है। क्या इससे पहले वेपर प्रेशर निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। ये लिख लो एक बार, देयर इज ऑल्सो एन एक्यूरेट मेथड टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। वो थियोरेटिकल मेथड है कि प्रैक्टिकल मेथड है? जिससे एक्यूरेट निकालोगे वो थियोरेटिकल मेथड है कि प्रैक्टिकल मेथड है? प्रैक्टिकल मेथड है। शुरू करने से पहले ये आपको ध्यान रखना है, सीधे शुरू नहीं करना अपने को कि फॉलो करने वाले आइडियल, नहीं फॉलो करने वाले नॉन आइडियल। वो तो मैं करूंगा ये बात, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए। अब बताओ, तुमने एक सॉल्यूशन बनाया, ये छोड़ते हैं एक बार, हटाओ इसको। तुमने एक सॉल्यूशन बनाया जो रोड्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तुमने एक सॉल्यूशन बनाया जो रोड्स लॉ फॉलो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि जब तुम प्रैक्टिकल मेथड से उसका वेपर प्रेशर निकालोगे तो वो वही आ रहा है जो रोड्स लॉ बता रहा है। रोड्स लॉ फॉलो हुआ है, रोड्स लॉ वहां लग गया। तो जो एक सॉल्यूशन है वो कह रहा है मेरे पे रोड्स लॉ लग रहा है, मतलब रोड्स लॉ किसके काम आता है? वेपर प्रेशर निकालने के। लग गया मतलब रोड्स लॉ से वैल्यू सही आ गई। चेक किससे कर रहे हो तुम कि सही आ रही है कि गलत आ रही है? प्रैक्टिकल से। और जो रोड्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे वो ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो प्रैक्टिकल मेथड से आंसर आया है वो आंसर नहीं है जो रोड्स लॉ दे रहा है, तो वहां रोड्स लॉ नहीं लग रहा। ये करना है, याद कर लोगे? लिखो एक बार, आइडियल सॉल्यूशन, हेडिंग बना लो, आइडियल सॉल्यूशंस। थोड़ा लंबा चलने वाला है अभी ये। आइडियल सॉल्यूशंस, बताओ कौन से सॉल्यूशंस होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस? ये पता सबको होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछने के जाओ तो नहीं पता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्योंकि वो मैं लिखवा नहीं सकता। ओबे करने का मतलब क्या है? ये ओबे कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? हाँ, कि रोड्स लॉ आपको वेपर प्रेशर निकाल के देता है, ये वही निकाल के दे रहा है जो प्रैक्टिकल में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तुम इन दोनों में से सही किसको मानोगे? प्रैक्टिकल को। और अगर यही वाली वैल्यू रोड्स लॉ से भी मिल रही है तो रोड्स लॉ सही लग रहा है। लिखो, दो सॉल्यूशंस which obey Raoult's law कभी भी लगेगा, कभी भी, यानी एट, ये लैंग्वेज समझ में आएगी कि नहीं पता नहीं तुम्हें, एट एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब इस लाइन का? सॉल्यूशन किसी भी हालत में हो, चाहे उसमें थोड़ा सा सोल्यूट हो चाहे उसमें ज्यादा सोल्यूट हो, उसकी कोई भी कंसेंट्रेशन हो, किसी भी रेंज में हो, चाहे कम चाहे, हमेशा ओबे होगा। ऐसे सॉल्यूशंस क्या हैं? आइडियल सॉल्यूशन, जो रोड्स लॉ किसी भी हालत में फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल लिख लो इसके, 3-4 एग्जाम्पल हैं, उनको याद कर लो। बेंजीन प्लस टोल्विन। मैं अभी आगे आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि यही एग्जाम्पल्स क्यों हैं। फिलहाल आपको याद करना है बेंजीन प्लस टोल्विन।
हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। तुम अभी सोच रहे हो सर चीनी पानी कहाँ है, नमक पानी कहाँ है, यूरिया ग्लूकोज कहाँ है, इतने टफ एग्जाम्पल क्यों लग रहे हैं? वो चलो छोड़ो, पहले ही बताओ इन तीनों में कुछ कॉमन चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं है सर, एक ही फैमिली लग रही है। देखो मैं नाम लूंगा तो पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, तो बेंजीन वाली फैमिली है, बेंजीन टॉल्विन। ये 7 कार्बन वाला अल्केन, ये 8 कार्बन वाला अल्केन, ये हेलोजन Br, ये हेलोजन I। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो एग्जांपल्स आपने लिखे हैं वो सॉल्यूट सॉल्वेंट लगभग एक जैसे होते हैं। हालांकि तुम्हें याद नहीं रहेगा ये, अभी तुम भूल जाओगे 5 मिनट बाद। लेकिन फिलहाल मुझे ये चाहिए कि तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन पता है, सबको पता होती है जो रोल्स लो को ओबे करते हैं। मीनिंग पता होना चाहिए इसका, क्योंकि अभी आगे मैं करवाऊंगा थियरी, दिक्कत आएगी उसमें। मीनिंग क्या है, फॉलो करने का मतलब क्या होता है? थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम है। किस चीज की वैल्यू है वो? ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हम डायग्राम से समझते हैं। तो हमने बनाया एक सोल्यूट, यहां बनाया सोलवेंट, फ्री हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें हमारा सोल्यूट हो गया, इसमें हमारा सोलवेंट हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा सोल्यूट हो गया, ये हमारा सोलवेंट हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सोल्यूट को आप बी मान लो, हम बी ही मान के चल रहे हैं अब तक, और सॉल्वेंट को ए, बोलो भाई, और सॉल्यूशन हो गया A+B। हम आइडियल सॉल्यूशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि किस तरह का सॉल्यूशन है जो रोड्स को हमेशा फॉलो कर रहा है, ठीक है? अब जब तक रोड स्लो चलेगा इस तरह का डायग्राम आपको कई बार देखने को मिलेगा। तुम कहोगे सर इसमें नया क्या है, सोल्यूट अलग बर्तन में होता है, सॉल्वेंट अलग बर्तन में होता है, फिर इसको इसमें डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? ये तो हमें पता ही है, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, यहां पर सिर्फ बी के पार्टिकल्स है ना, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, और वहां पे सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों के हैं। मुझे सोचकर बताओ, यहां तो सबको क्लियर है कि यहां पर ए के पार्टिकल्स भी हैं, और उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब बोलो भाई, ऐसे बहुत सारे हैं। मुझे दिक्कत ये है, ये डर है कहीं तुम रिवीजन के टाइम पे ऐसे ना करो, सर ने यहाँ प्लस लिखवा रखा है और यहाँ माइनस लिखवा रखा है, ये बॉन्ड है, ये ए और बी का क्या है, बॉन्ड। अच्छा यहां पर जब बी अकेला था तब किसके बीच में बॉन्ड था? तब सर बी बी आपस में जुड़े हुए थे, बहुत सारे बी। बोलो भाई, ऐसे ही मत गिनना, 3 ही है, मर्जी है आपकी। और यहां पर किसके बॉन्ड हैं, किसके बॉन्ड बनेंगे यहां पर ए में? ए के आपस में। स्टोरी क्या समझ में आ रही है? हालांकि नई नहीं है, पुरानी ही है कि सर इन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा था, ए ने आपस में बना रखा था, फिर दोनों आपस में कंबाइन हुए, तो बी ने दूसरे बी को छोड़ दिया, ए ने दूसरे ए को छोड़ दिया, और आपस में जुड़ गए। ऐसे तो होता है, पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। अब इसका मतलब बताना, कहीं पे ये लिखा हुआ है
बताइए क्या मतलब इस लाइन का? जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहले था अकेले में, उतना ही बाद में है। इसका मतलब बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये खास बात होती है आइडियल सॉल्यूशन की। नहीं तो हमने बचपन से, जब से साइंस पढ़ रहे हैं, क्या सीखा है? पुराना बॉन्ड टूटता है और जब नया बॉन्ड बनता है तो भाई दोनों की स्ट्रेंथ अलग होती है। हो सकता है पुराने वाला कमजोर हो तो नए वाला तगड़ा बन गया हो, या पुराने वाला तगड़ा हो नया वाला कमजोर बन गया हो। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड स्ट्रेंथ वही रहती है। और एक सेकंड, क्या इसका मतलब ये है, देखते हैं तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं, कि जो चेंज इन एंथैल्पी है ड्यूरिंग मिक्सिंग वो 0 है? अगर सर बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं है तो ना तो एनर्जी रिलीज हुई है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। जैसे एनर्जी पहले थी अब भी वैसे ही है। इसलिए चेंज इन एनर्जी यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या है? फिर पूछ रहा हूं, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है या ये बहुत रेयर केस होते हैं ये वाले? हाँ ये रेयर केस है, तभी इसका नाम आइडियल है। आइडियल का मतलब ही क्या होता है? जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं? ऐसे सोचोगे तो काफी दिक्कतें आएंगी। मतलब यहां आइडियल का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रोड्स लो फॉलो कर रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो आदर्श ही मानेंगे भाई ऐसे सॉल्यूशन को तो। और नॉन आइडियल कौन से हैं? जो फॉलो अभी फिलहाल कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या खास बात होती है इसकी? मुझे अब ऐसे लगता है तुम इसके अलावा आप दूसरी लाइन भी बोल सकते हो। कोई ऐसे कहीं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है तुम कहोगे जो रोड्स लो फॉलो करता हो? एक खास बात बता इसकी, तो तुम क्या बताओगे? जो पहले स्ट्रेंथ था ना, मिक्सिंग के बाद भी वही स्ट्रेंथ। और कोई खास बात? खास बात यह है कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब हुई है ना ही रिलीज हुई है। तो ऐसे लिख देते हैं, नीदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। क्योंकि इतना थर्मोडायनेमिक्स तो सबका क्लियर है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता था तो एंडोथर्मिक होता था, नेगेटिव पर एक्सो, और 0 मतलब नॉन थर्मल, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना तो हीट रिलीज हुई है। अब एक सवाल पूछता हूं, सोच के बताना। मान लो ये 20 ml है और ये 50 ml है, दोनों को मिक्स किया तो कितना ml है? ये 20 ml है, ये 50 ml है, दोनों को मिक्स किया, ये कितना ml है? 70 ml है। अगर 70 ही है तो आइडियल सॉल्यूशन है। तो तुम कहोगे ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा ही तो होता है, 20 और 50 मिक्स करोगे तो क्या होगा? हमेशा ऐसा नहीं होता है। सोचो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होती, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती, तो वॉल्यूम चेंज होता। जैसे 20 और 50 मिलाते तो 70 नहीं हो सकता है, 67 होता। कितने ml का नुकसान हो गया? 3 ml का। और हो सकता है ऐसे भी होता कि 30 ml और 20 ml और 50 ml मिलाया तो वो 72 ml हो गया। 72 ml कैसे हो सकता है? 20 ml 50 ml कितना हो गया? 70 ml। तो हो सकता है बॉन्ड टूटने पर कमजोर हो गया हो, एक्सपेंड हो गया हो वॉल्यूम। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्सपेंड नहीं होता, चेंज इन वॉल्यूम भी, हाँ भाई, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होती है। बस यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आइडियल सॉल्यूशन यहां खत्म। ये तभी लिखना है जब वो पूछेगा, नहीं तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? अ सॉल्यूशन विच ओबेज रोल्स लो। ये एक लाइनें कब काम आएंगी? जब आएगा आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल, जब तुम बताओगे कि इन दोनों में क्या क्या फर्क है। समझ गए? इसको कैसे समझाओगे किसी बच्चे को कि चेंज इन वॉल्यूम 0 लिखवा रखा है, ऐसा क्या मतलब है? कि जो वॉल्यूम जोड़कर आना चाहिए वही आ रहा है, ना तो कम आ रहा है ना तो ज्यादा आ रहा है, यही चेंज इन वॉल्यूम 0 है।
अरे 20 और 50 जोड़ के 70 ही आना चाहिए ना, 70 ही आ रहा है तो वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं। और एक्सपेंड या कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और फिर वो आइडियल है नहीं। कौन सा है? नॉन आइडियल। तुम एक चीज समझ पा रहे हो, इसने जो बोला कि रोड्स लॉ हमेशा फॉलो करता है, ये तभी कर पा रहे जब इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही। मिक्सिंग के बाद भी बॉन्ड सेम है, हीट एब्जॉर्ब रिलीज नहीं हो रही, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा। मैं फिर बोल देता हूं, ये सब तब लिखना है जब डिफरेंसेस आएंगे, नहीं तो तुम्हें सिर्फ व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन में यही लिखना है। कर लोगे? अब इसका ग्राफ बनाना तो कौन सा बनाओगे? रोड्स लॉ वाला बनाओगे कि रोड्स लॉ से अलग बनाओगे? हाँ, क्योंकि ये रोड्स लॉ को फॉलो करता है। बनाओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और अपने आप बनाओ। अभी अभी बनवाया था मैंने रोड्स लॉ का ग्राफ। अगर आइडियल सॉल्यूशन रोड्स लॉ फॉलो करता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन रोड्स लॉ वाली ही होनी चाहिए। अब ग्राफ याद है आपको? सर वाई एक्सिस पे तो वेपर प्रेशर लिया था, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया था। और क्योंकि सर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन भी कितने हैं? दो हैं। तो हमने इसको ओरिजिन माना था, तो ये भी ओरिजिन था। याद है ना? ऐसे मान बताओ, अब अगर मैंने यहां पर एक्स से 0 ले लिया तो एक्स की बड़ी वैल्यू आगे मिलेगी। कितनी होती है एक्स की हाईएस्ट वैल्यू? 1। और जहां एक्स से 0 है वहां बी की वैल्यू क्या है? जोड़ 1 बनना चाहिए। और फिर यहां पर बी की वैल्यू क्या है? तो यहां पर ए का ओरिजिन है, ये 0 है, यहां बी का ओरिजिन है, अभी 0। ग्राफ याद है? हाँ सर, इसकी लाइन स्ट्रेट बना दो और इसकी लाइन भी स्ट्रेट बना दो, बस लेवल अलग दिखाना, सेम लेवल में मत दिखाना। और अगर इसको इससे मिला दिया तो अब तो सब लिख सकते हो ना। इस लाइन पे क्या लिखूं? पीए वाली इक्वेशन की पीबी वाली? देखो एक बार इसको, एक्स ए 0 एक्स ए 1, ये वाली। पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स से, और यहां पे पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और ये पी टोटल जो कि होता है पी ए प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन से लॉ में पड़ा है? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स से, रोल्स लॉ में। यहां पर भी वही लिखा जा रहा है, इसका मतलब फॉलो हो रहा है। और अगर नॉट इक्वल टू लिख देता तो नॉन आइडियल होता वो। ये करना है आइडियल में। ये लाइनें कब काम आएंगी? ये वाली अब जब नॉन आइडियल रिवाइज कराऊंगा, अभी करवाऊंगा आगे, तो तुम देखोगे नॉन आइडियल में ये सब अलग है। ठीक है, चलो हेडिंग बनाओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इस पे इंपॉर्टेंट डाल देना, थेरेटिकली इंपॉर्टेंट है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, बताओ क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? जो रोड्स लॉ फॉलो नहीं करते, कभी कर देते हैं कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। तो इसमें लिख दिया दो सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रोड्स लॉ। ये भी समझ जाओगे, एट एनी कंसंट्रेशन। चाहे कोई भी कंसंट्रेशन ले आना सॉल्यूशन की, कम क्वालिटी वाली ले आना चाहे ज्यादा क्वालिटी वाली, ये तो फॉलो करेंगे ही नहीं।
मतलब इनका अपना एक स्टैंड है कि हम रोल्स लॉ किसी भी हालत में फॉलो नहीं करेंगे। फिर पूछता हूं, रोल्स लॉ फॉलो करने का मतलब क्या होता है? हाँ, कि जो वेपर प्रेशर प्रैक्टिकल मेथड से निकाला है, रोल्स लॉ भी वही निकाल के दे रहा है अगर, तो रोल्स लॉ सही है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। और अगर रोल्स लॉ आपको वही आंसर नहीं दे रहा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वहां रोल्स लॉ नहीं लग रहा। अब मुझे बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि जो पी ए है वो नॉट इक्वल टू है पी नोट ए एक्स ए, और जो पी बी है वो नॉट इक्वल टू है क्या? पी नोट बी एक्स बी। नॉट इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर रोल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, रोल्स लॉ में तो इक्वल टू था, इसमें नहीं है, तो ऐसे लिख लो एक बार। अब थोड़ा सा मैथ्स आप अपना दिखाओ, मुझे बताओ, अगर लेफ्ट और राइट के बीच में इनइक्वालिटी है, मैथ्स में इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, नॉट इक्वल टू है, तो इसके दो केस बनेंगे। क्या है वो दो केस? लेस देन और ग्रेटर देन। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, मतलब ये रोल्स लॉ फॉलो नहीं करते, नॉट इक्वल टू है, ये दो टाइप का कैसे है? एक बार बड़ी वैल्यू और एक बार उसी लैंग्वेज से शुरू करते हैं। रोल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब होता है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल मेथड सेम आ रहा है, सेम। क्या वैल्यू निकाल रहे हैं वो दोनों? वेपर प्रेशर। सही किसका मानोगे? प्रैक्टिकल मेथड का। ठीक है, तो मान लो प्रैक्टिकल मेथड ने वैल्यू दी 50, 50, रोल्स लॉ ने दी 40, तो रोल्स लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 50 आना चाहिए था, आंसर क्या आ रहा है? 40, मतलब कम आ रहा है। एक है कि 50, आंसर आ रहा है 60, तो अब फॉलो हो रहा है? अब भी नहीं हो रहा। अब रोल्स लॉ आपको ज्यादा आंसर दे रहा है, तो यही तो दो केस होंगे। जब रोल्स लॉ का पेपर प्रेशर प्रैक्टिकल मेथड से मैच नहीं कर रहा होगा, या तो रोल्स लॉ का बड़ा आंसर आ रहा होगा, या रोल्स लॉ का छोटा आंसर आ रहा होगा। दो टाइप, पॉजिटिव डेविएशन, एक केस हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब उम्मीद से बड़ी वैल्यू, और नेगेटिव उम्मीद से छोटी वैल्यू। डेविएशन वर्ड क्यों है? ये ग्राफ है ना, जब मैं नॉन आइडियल का ग्राफ बनाऊंगा, नॉन आइडियल का, इस रास्ते पे चलोगे क्या? नहीं सर, इस रास्ते पे चलने का क्या मतलब है? इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब या तो इसके ऊपर से चलना है या इसके नीचे से। ऊपर से चलोगे तो पॉजिटिव डेविएशन, बड़ा आंसर है, और नीचे से चलोगे तो नेगेटिव डेविएशन। बनाओ हेडिंग, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कितनी टाइप है इसकी? दो टाइप। एक वो सॉल्यूशंस जिनमें डेविएशन तो होगा लेकिन बड़ा होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तुम शॉर्ट में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन बोल सकते हो। और दूसरे कौन से सॉल्यूशंस होंगे? दूसरे कौन से सॉल्यूशंस होंगे? सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। एक टाइप है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन है, और एक टाइप है जिसमें नेगेटिव डेविएशन। अब यहां उस बच्चे को दिक्कत होगी जिस बच्चे ने ये नहीं समझा होगा कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है ये जो दो लाइन लिखवाई है। ये अगर तुम्हें पता है तो ही अच्छे समझ में आएगा इसका क्या मतलब होगा और इसका क्या मतलब होगा। तो पहले इसी हेडिंग बना लो, सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। बोर्ड्स में तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ नॉन आइडियल से ही, इतना लेंथी है ये थियोरेटिकली।
तो पहली टाइप हो जाएगी सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ध्यान से देखना आप, एक सॉल्यूशन है, उसका प्रैक्टिकल वाली वैल्यू आई 30 से 30 और रोड्स लॉ ने निकाली है 20। तो सही आंसर बड़ा है कि छोटा है? सही आंसर समझे, प्रैक्टिकल वाला आंसर 30 है, रोड्स लॉ का 20 है। सही आंसर छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन। अरे बड़ा ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन वर्ड क्यों है, क्लियर है ना? ये लाइन है रोल्स लॉ की, ये रास्ता है, इस रास्ते पे नहीं चलेगा कौन सा सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस रास्ते पे नहीं चलेगा तो या तो यहां से चलेगा या तो यहां से चलेगा, यहां से नहीं चलेगा। यहां से चलेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, यहां से चलेगा तो नेगेटिव डेविएशन। समझ गए ना? यहां लिख लो, दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस in which practically determined vapor pressure comes out to be greater किससे? then vapor pressure calculated through Raoult's law। देखो ये आया, जब तुम्हारा जो प्रैक्टिकल वाली वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो बड़ी आ रही है किससे? किससे? जो रोल्स लॉ से कैलकुलेट हुई है। यही नहीं थकना है बस, बच्चे यहां थकते हैं फिर आगे रोते हैं। इसको अच्छे से कर लो कि दो तरह से वेपर प्रेशर निकालेंगे, एक रोल्स लॉ से और एक प्रैक्टिकल वे से। अगर प्रैक्टिकल वे से तुम्हारा आंसर वही आ रहा है जो रोल्स लॉ से, तो आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल में क्या होगा? दोनों मैच नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला वेपर प्रेशर बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है। याद कर लोगे? ये वाली लाइन है रोल्स लॉ की, तुम्हारा आंसर इसमें नहीं आ रहा, इससे बड़ा आ रहा है तो ऊपर से तो जाओगे, इसलिए क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, वही डायग्राम बनाते हैं जो अभी पीछे बनाया था। ये ले लिया मैंने सोल्यूट, ये ले लिया सोलवेंट, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। ये हो गया मेरा सोल्यूट, ये हो गया सोलवेंट और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सिंबल्स बताओ, अल्फाबेट जो हम लेते आ रहे हैं वही लेके चलते हैं। सोल्यूट को हमने बी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूशन को ए प्लस बी। सोल्यूट में किसके किसके बीच में बॉन्ड है? सोल्यूट में बी बी के बीच में बॉन्ड है, बोलो भाई। और सॉल्वेंट में किसके किसके बीच में बॉन्ड है? ए के बीच में बॉन्ड है। अरे जब कोई नहीं होगा तो आपस में तो जुड़े होंगे, और जब मिक्स होंगे आपस में तो एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, ए और बी के बीच में। स्ट्रेंथ इसकी सेम होनी चाहिए पहले वाली बाद वाली, या अलग होनी चाहिए? सेम हुई तो आइडियली हो गया ना, फिर तो अलग होनी चाहिए। हमने लिखा जो बी बी या ए यानी पहले वाली जो स्ट्रेंथ है
वो ज्यादा है अब वाली स्ट्रेंथ से। यही समझना है, क्योंकि सर मेरे को ये तो क्लियर है कि आप इक्वल टू नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखता मैं इक्वल टू? आइडियल नहीं है ना, नॉन आइडियल है। लेकिन मेरे को ये कंफ्यूजन है कि आपने ये वाला क्यों निशान लगाया, ये वाला भी तो हो सकता था। तो समझते हमने ये वाला निशान क्यों लगाया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पॉजिटिव डेविएशन मतलब बड़ी वैल्यू की छोटी वैल्यू? उम्मीद से बड़ी वैल्यू। अच्छा, किस चीज की उम्मीद और किस चीज की वैल्यू? वेपर प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, अब सोचना है इसी को। देखो, पहले स्ट्रेंथ ज्यादा थी, अब बॉन्ड कमजोर हो गया है। तो जो पूछो बताना अगला लाइन। बॉन्ड कमजोर हो गया है तो जल्दी वेपर बनेंगे क्या? बॉन्ड कमजोर हो गया है तो जल्दी वेपर बनेंगे। जल्दी वेपर बनेंगे तो ज्यादा वेपर बनेंगे, और ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा है वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन। और मान लो किसी का इधर निशान होता, इधर, मतलब पहले वाला कमजोर है और अब वाला स्ट्रांग है। तो अगर अब वाला स्ट्रांग होता तो क्या आसानी से वेपर बनते? तो क्या वेपर प्रेशर ज्यादा आता? कम आता ना? तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, याद है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये लाइन ठीक है क्या? इसके बाद हमने जो पीछे लिखा था, बाद में नोट करना, पहले इधर देखो। मिक्सिंग के दौरान डेल्टा एच 0, सही की गलत? सर ये तो गलत था, ये तो आइडियल सॉल्यूशन में था। और ये तब था कि जब बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों सेम थी। अब तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं है, तो या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या तो लेस देन 0 आएगा। मैंने लिखा ग्रेटर देन 0। मैं समझा भी दूंगा, बाद में रट्टा भी लग जाएगा, देखना। समझा देता हूं। पहले बॉन्ड इसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग था, बाद में वीक हुआ है, यानी मेरे को बॉन्ड कमजोर करना है, तो हीट दूंगा तो कमजोर हो जाएगा। मान लो दो चीजों के बीच में बॉन्ड है, तुम्हें वो तोड़ के ना, तुम्हें उसे कमजोर करना है। कैसे करोगे कमजोर बॉन्ड? एनर्जी दे दो, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। तो एनर्जी देना मतलब एंडोथर्मिक। अरे समझे क्या? अच्छा, ये और बताओ, वॉल्यूम चेंज हमने आइडियल में 0 लिखा था ना, इसमें भी 0 लिखूं क्या? नहीं, इसमें आएगा ग्रेटर देन 0। मैं समझाता हूं कैसे। बॉन्ड पहले स्ट्रांग था, बाद में कमजोर हो गया, तो चीज जल्दी एक्सपेंड हो जाएगी। अरे पहले स्ट्रांग बॉन्ड था, अब कमजोर हो गया, तो एक्सपेंड नहीं हो गया वॉल्यूम? वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, मतलब वॉल्यूम 20 + 30 50 आना चाहिए, उससे ज्यादा आएगा। अच्छा, 20 + 30 50 आया तो कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल। और 20 + 30 50 नहीं आया तो नॉन आइडियल। 50 से ज्यादा आया तो पॉजिटिव। अब रट्टा देखो, पॉजिटिव मतलब ज्यादा ना, ये देखो, ज्यादा ज्यादा। याद करने से मतलब है, कौन सा एग्जामिनर देखेगा? लेकिन अगर तुमने ये इधर लिख रखा होगा और ये इधर लिख रखा होगा, फिर तो गए तुम। इसलिए मैंने डायग्राम बनवाया, ये पहले वाली कहानी और ज्यादा ज्यादा ज्यादा। और यहां इंग्लिश में भी क्या लिखा हुआ है? ज्यादा। ग्रेट। ये सब तब लिखना है जब वो पूछेगा, नहीं तो ये लाइन लिख लो एक बार इसको। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का कॉन्सेप्ट। डायग्राम्स को देख के घबरा मत जाना, मैं फिर वो चीज रिपीट कर देता हूं। अगर उसने बोला व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन, तो मैं सिर्फ ये लाइन लिखूंगा। ये सब क्यों लिखवा रहा हूं? मैं भी डिफरेंसेस लिखवाऊंगा ना, आइडियल वर्सेस। ये काम नहीं आएंगे पॉइंट्स कि उसमें बराबर हुआ करता, इसमें बराबर नहीं है। उसमें डेल्टा एच 0 हुआ करता, इसमें नहीं है। उसमें डेल्टा वी 0 हुआ करता, इसमें नहीं है। और ये मेन है, ये 10th वाली लाइन, ये रखोगे ना याद, तो ये डेल्टा एच और डेल्टा वी याद रहेगा। कर लोगे? ये समझ में है कि इधर निशान होने से पॉजिटिव डेविएशन कैसे है?
बाद वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए? वेपर प्रेशर मुझे उम्मीद से ज्यादा चाहिए, कमजोर होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा वेपर बनाने हैं तो बॉन्ड कमजोर करना पड़ेगा, तभी उम्मीद से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बोलो भाई। अब लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, कौन सा डेविएशन पढ़ रहे हैं अभी आप? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं आप? वेपर प्रेशर और, वही मैं बना रहा हूं एक बार। अब तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यहां एरो नहीं बनेगी सर, ये भी ओरिजिन है और ये भी ओरिजिन है। बस लेबल करवाओगे वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? यहां क्या आएगा? यहां पे वेपर प्रेशर, यहां पे मोल फ्रैक्शन। एक्स से एक्स भी लिखवाना। यहां मान लो किसी ने एक्स से जीरो कर दिया, तुम एक्स से यहां भी जीरो लिख सकते हो। अगर एक्स से जीरो है तो एक्स भी, एक्स से जीरो आगे जाके क्या हो जाएगा? वन, और एक्स भी। ग्राफ बनना कैसे चाहिए, याद है तुम्हें उस लाइनें? तो ग्राफ मेरे हिसाब से तो देखो ऐसे बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन इसकी और स्ट्रेट लाइन इसकी। कैसे बनेगा? क्या ऐसे बनेगा ग्राफ? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर ये आइडियल नहीं है। तो अगर इसी पे बन गया तो फिर तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट एक्स से हो गया। तो बताओ ऊपर से बनाओ इसके कि नीचे से? पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव। इस लाइन को देखो पहले, इस लाइन को, इसके नीचे से बनाऊं? नीचे से बनाना मतलब कम वेपर प्रेशर, ऊपर से बनाना मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर। कौन सा केस पढ़ रहे हो तुम? ज्यादा वाला। तो देखो ये लाइन क्लियर हुई, फ्री हैंड बनाना है ये ऊपर से और ये भी ऊपर से, याद है कि नहीं? अच्छा ये और बताओ, जब इसको मिला देते थे तो वो क्या होता था? पी टोटल। वो भी ये नहीं आएगा, इसके ऊपर से। ये है ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का। और किसी का मैथ्स अच्छा है तो मेरे हिसाब से वो ये लाइन जरूर समझ जाएगा कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नोड एक्स ए, यहां पर पी बी इज ग्रेटर देन पी नोड बी एक्स बी। और जो पी टोटल है वो तो वही होता है पी ए प्लस पी बी। बताओ इस बार ये इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? सर इक्वल टू तो स्ट्रेट लाइन पे है, अब ये है तो ग्रेटर देन आएगा ना। इक्वल टू तो स्ट्रेट लाइन पे था, ये क्लियर हुआ ऊपर। ये पी ए पी बी वो वाले नहीं है, ये वाले हैं, समझ गए ना? ये है ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का। डॉटेड लाइन क्यों बनाई है ये? अगर तुमने डार्क बना दिया तो मैं तुम्हें बता देता हूं गलत हो जाएगा। डॉटेड का मतलब ये है कि ये रास्ता होना चाहिए था। डार्क लाइन का मतलब क्या है? रास्ता यही है। ध्यान रखना कि ये रोड्स लोगों को फॉलो नहीं कर रहे। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन बनाई क्यों, अब सीधे कर्व भी बना देते तो तुम्हें समझाता कैसे कि रोड्स लो से डेविएट कितना हो रहा है।
ये लिखो। किसी ने हमसे ये सवाल पूछ लिया और इसके बाद पॉजिटिव डेविएशन खत्म हो जाएगा। क्या सवाल है? कोई एग्जाम्पल देके समझाओ पॉजिटिव डेविएशन। अरे एग्जाम्पल तो जरूरी है ना, जैसे तो हवा में ये तो बातें हो रही हैं अभी कि वेपर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, प्रैक्टिकल वाला, लेकिन कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल करने से पहले ही बताओ, ये चीज क्लियर है ना तुम्हें कि बाद वाला बॉन्ड कमजोर होना चाहिए। बाद वाला बॉन्ड कमजोर होगा तो ज्यादा वेपर बनेंगे, और ज्यादा वेपर बनेंगे तभी तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तभी एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। देखना एक बार। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सॉल्यूशन का, जिसमें दो जने हैं। एक का नाम है साइक्लो हेक्सेन और एक है एथेनॉल। तुम भी लिख लो एक बार। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि पॉजिटिव डेविएशन एक्चुअली होता क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग साइक्लोहेक्सेन एंड एथेनॉल। अगर आप एथेनॉल को जानते हो, साइक्लोहेक्सेन तो तुम जानते ही हो, ऐसा होता है बेंजीन की तरह, बस उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते, 6 कार्बन की साइकिल। और एथेनॉल C2H5OH, 2 कार्बन का एल्कोहल, है ना, इथेनॉल। समझना ध्यान से। तो मेरे पास जो C2H5OH है, मैंने कितने C2H5OH बना रखे हैं? 2। मैं कितने भी बना सकता हूं, मैं कितने भी बना सकता हूं ना, ये मैंने बना दिया। इनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक बार देख लो, बाद में नोट करना। तुम जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड O और H के बीच में बनता है। तो एथेनॉल कैसे रहते हैं, सोच के देखो। एक बर्तन है, उसमें सिर्फ क्या रखा हुआ है? एथेनॉल। तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये केस मान लो या ये केस मान लो, ठीक है। मैंने क्या गिराया उसके अंदर? साइक्लोहेक्सेन आया और उसने ये तोड़ दिया, क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो अब नया बॉन्ड बना वो कमजोर है कि स्ट्रांग है? पहले एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड में रहते थे, फिर मैंने ऊपर से क्या गिराया? साइक्लोहेक्सेन। उसने जगह बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है। तो बॉन्ड कमजोर हुआ है कि स्ट्रांग हुआ है? कमजोर। बॉन्ड कमजोर हुआ है। सुनो, अब एथेनॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे जुड़े हुए थे हाइड्रोजन बॉन्ड से, मैंने क्या डाला? साइक्लोहेक्सेन, वो टूट गए। तो अब जो बॉन्ड है वो क्या हो गया? कमजोर। तो एस्केप करना है अब इसको, लिक्विड को वेपर बनाना अब आसान है कि मुश्किल है? आसान है। तो वेपर बनाना आसान है, तो वेपर प्रेशर, यही तो है पॉजिटिव डेविएशन। कुछ बच्चे कहेंगे सर यही तो बता रहे थे पहले भी, तो नया क्या है? नया है, एग्जाम्पल से किया है। देखना ध्यान से। क्या डाला तुमने? साइक्लो हेक्सेन। जब तुमने डाला किसमें? किसमें? एथेनॉल में। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहां था हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं, साइक्लोहेक्सेन में था कि एथेनॉल में था? वो ब्रेक हो गया अभी।
उससे हुआ क्या एज ए रिजल्ट? उससे हुआ क्या? इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? एज ए रिजल्ट इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब बताओ, बॉन्ड अगर कमजोर हो गया है तो वेपर बनाना आसान। 10 एस्केपिंग टेंडेंसी, इस तरह लिख देता हूं, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब किस चीज का मिक्सचर? एथेनॉल और, बताओ एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। एस्केप करने की क्षमता बढ़ रही है। क्या क्लियर हुआ? वेपर प्रेशर भी इंक्रीजेस। ये सबसे लास्ट में करना है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिखवाया है, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल के चक्कर में ही छोड़ देंगे इसको, और वो मैं चाहता नहीं। ये तो तुम्हारा जब कोई ईगो हर्ट करेगा तब है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? तुमने बोलना शुरू किया, एग्जाम्पल है या ऐसे बकवास कर रहा है? ये एग्जाम, और उसको भी ढंग से बताना, नहीं तो पीछे बताया हुआ सारा इमेज धूमिल हो जाएगी। इसमें जल्दी मत करना रोल्स लॉ करने के चक्कर को, मतलब आराम आराम से पढ़ना है। व्हाट इज रोल्स लॉ तो सबको आता होगा, लेकिन जब बात किसकी आएगी, डेविएशंस की, तो वो हो जाएगा कंफ्यूज। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेविएशन पढ़ने से पहले क्या लाइन दिमाग में रखनी है? रोल्स लॉ काम किस चीज के आ रहा है? वेपर प्रेशर निकालने के काम आ रहा है। और वो थ्योरेटिकल मेथड है कि प्रैक्टिकल मेथड है? थ्योरेटिकल है। तो क्या इससे पहले कोई मेथड नहीं था? वो कौन सा मेथड है? वो सही होता है गलत होता है? सही होता है। वही बताएगा रोल्स लॉ सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। समझ में आ गया ना? और पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल वाला आंसर बड़ा आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि अब जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा 2 मिनट का और काम है, अब मैं जो तुम्हें लिखवाऊंगा वो कंपटीशन का काम है। मतलब हर पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ, जब पेपर में जाओगे तो उसको रीड करके जाना कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इस जैसा है, टिक कर दिया। ठीक है, ये पढ़ के जाना है, ये तो इकट्ठा पढ़ना है। ठीक है, ऐसे भी लिख लो अब, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो एक ही एग्जाम्पल है ना, इसको तो एक्सप्लेन किया है मैंने। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल आप लिख लो 10। कॉमन क्या होगा सब में? स्टोरी कैसे समझाओगे? कोई कह दे ये जो जोड़ा है ना सॉल्यूशन का, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, तो किसी को कैसे समझाओगे इसमें क्या होगा? इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। ठीक है, पहले ज्यादा थी और अब कम हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। दिख रहे हैं ना? हमने जो एक्सप्लेन किया वो दिख रहा है एग्जाम्पल इसमें, दिख रहा है ना? और किसी को भी एक्सप्लेन करने को आएगा, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? कि जैसे ही डाला इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई और एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गई, इसलिए वेपर प्रेशर भी, बस यही स्टोरी है सब में।